हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 की फोर्थ क्लास करेंगे और क्लास का टॉपिक है रेस्पिरेशन। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो अब तक आपको गलत पता थे और वो अब जाकर जो है वो ठीक होंगी। जैसे हम पहली डेफिनेशन से ही लेते हैं, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ज़्यादातर बच्चों से मैं पूछूंगा तो उनका आंसर आएगा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। नहीं, गलत है ये। रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीथिंग है ये। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। क्या डेफिनेशन है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी। ये हमें मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। ऑर्गेनिज्म भागता है, दौड़ता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है। उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है। उन सभी को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उन्हें रेस्पिरेशन से मिलती है। Respiration is the process in which glucose breaks down into simpler substances and energy is released in the form of ATP। जिस तरह जब भी कोई लकड़ी जलती है, कोई भी फ्यूल जलता है, तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक हमारे सामने नया वर्ड आया है, ATP। ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की करेंसी है। हमारी सेल्स में ग्लूकोज जाएगा और ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने से एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होगी। हमारी सेल्स फटाफट उस ATP को यूज करेंगी और अपनी डिफरेंट फंक्शन करेंगी। तो ये फंक्शन है ATP का। ATP एनर्जी की करेंसी को कहते हैं। करेंसी मतलब जिसका हम फटाफट इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम कि एक फार्मर है और उसके पास कई सारे खेत हैं और उसने अपने खेतों के अंदर गेहूं उगा रखे हैं, वीट, ठीक है, और उसके पास जो है काफ़ी टन जो है गेहूं पैदा हुए। अब वो उन गेहूं को अपने पास रखेगा नहीं, क्या कर देगा? बेच देगा, ठीक है, और बेचने के बाद उसे क्या मिलेगी? करेंसी मिलेगी। अगर वो उस गेहूं को अपने पास स्टोर करके रखता तो उसके लिए उसे काफ़ी सारी जगह चाहिए थी, उसको कैरी करना उसके लिए मुश्किल था। कहीं भी उसे बाहर जाना है, फिल्म देखनी है, ये थोड़ी अपने साथ गेहूं का एक बोरा लेके जाएगा, फिल्म वाले को देगा कि ले गेहूं का बोरा, बदले में मुझे टिकट दे। नहीं, उसने क्या किया? सारे गेहूं को बेच दिया, बदले में क्या ले ली? करेंसी। करेंसी थोड़ी सी जगह में आ गई और उसको कैरी करना भी आसान है। अब जेब में 2000 रुपये का नोट लेकर जाएगा और आराम से जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ले लेगा। तो उसको हम करेंसी कहते हैं, जिसको ले जाना, कैरी करना आसान हो, स्टोर करना आसान हो। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की करेंसी है वो है ATP। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। बिल्कुल यही डेफिनेशन आप लिखेंगे, एक भी वर्ड यहाँ से वहाँ नहीं होगा। कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज द प्रोसेस ऑफ हाँ, तो कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे यीस्ट होते हैं जिनमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारे पास दो वर्ड आ गए, एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा रेस्पिरेशन कौन सा हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो टाइप से
ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या कहेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक ग्लूकोज की एब्सेंस में उसको क्या कहेंगे हम, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 9th में आपने पढ़ा भी था, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। वो पावर हाउस इसीलिए है क्योंकि उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी फ्यूल से। कोई भी फ्यूल, लकड़ी वगैरह जब जलती है तो एनर्जी रिलीज होती है और हमें पता है जलने में कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। वैसे ही एक तरह से हमारी सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है वो बर्न होगा, लेकिन बर्न की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो होंगे CO2 एंड H2O। इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 गैस होती है। हम ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं। एक तरह से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। साथ साथ दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 एंड H2O। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है जो हमारी सेल्स के कौन से पार्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब आ जाते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई में होती है। ठीक है, उसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन ध्यान रखना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, जबकि एरोबिक में कितनी हुई थी, 38 ATP इज रिलीज्ड। ये दोनों में फर्क है, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज में फर्क है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यीस्ट। यीस्ट एक टाइप का फंगस है। जो भी चीज एक तरह से सड़ती है तो उसमें यीस्ट पैदा होता है और यीस्ट को कभी भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यीस्ट जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा और जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उसका वो बनेगा इथेनॉल। साथ ही साथ 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कोई भी चीज जब सड़ती है, फर्मेंटेशन जब होता है तो उसमें यीस्ट पैदा हो जाते हैं, फंगस है एक टाइप का, और उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज को चेंज कर देंगे इथेनॉल में। आपने देखा भी होगा कि अगर हम ग्रेप्स लेकर आते हैं अपने घर में और 3-4 दिन तक उसे नहीं खाते या 5-6 दिन तक नहीं आते तो उसमें से अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसी स्मेल आती है उसमें से? इथेनॉल जैसी, शराब जैसी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेशन हो गई, उनको हमने बंद कमरे में या किसी बंद जगह पे रख दिया, वहां पे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और जो उसमें यीस्ट प्रेजेंट था उसने ग्लूकोज के अंदर जो हमारे ग्रेप्स हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल में। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल। ठीक है। दूसरी बात, एक और जगह पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और वो है हमारी मसल्स, हमारी हाथ और पैरों की मसल्स। ये भी ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में या जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही इनको तब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और इस केस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे उसको हम? लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 जगह पर होती है, एक तो कहाँ पर, यीस्ट में, और दूसरे किस में, हमारी मसल्स में। अब हम इसी चीज को बोर्ड पे स्टडी करेंगे फ्लो चार्ट के जरिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है जो कि हमारी बॉडी में आया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। चाहे कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक या एनाएरोबिक, ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में। सब्सटेंस का नाम क्या है? पायरुवेट।
पायरुवेट इज ए 3 कार्बन मोलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम हैं 6, वह इसी तरह से पायरुवेट में कार्बन के कितने एटम हैं 3 एटम्स हैं। तो पायरुवेट इज ए 3 कार्बन मोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पहले किस में चेंज हुआ पायरुवेट में। पायरुवेट का फॉर्मूला है C3H4O3। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में चेंज हुआ और उसके बाद यहाँ पे 3 रास्ते आ गए इसके लिए। आप देख रहे हो 3 रास्ते बढ़ रहे हैं। पहला है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जैसे यीस्ट में होता है, तो ये जो पायरुवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किस चीज में इथेनॉल में, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्या रिएक्शन हुई इसमें, ये हमारा ग्लूकोज था C6H12O6, पहले किस में चेंज हुआ ये पायरुवेट में। पायरुवेट का फॉर्मूला C3H4O3, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। ठीक है, और पायरुवेट जो है वो चेंज हो गया यीस्ट में। और इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई भी नहीं, ध्यान रखना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये चेंज हो जाएगा किस चीज में इथेनॉल में। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस कितनी एनर्जी निकलेगी 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एक तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि यीस्ट में होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं इथेनॉल, यही अल्कोहल है, शराब यही होती है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये पहली टाइप की आपने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी जिसमें एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, सड़ना जो होती है, बिकॉज इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है हमारी मसल्स में। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले ग्लूकोज जो चेंज होगा किसमें पायरुवेट में। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे। हमारी मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब हमारी मसल्स के पास ऑक्सीजन की कमी होगी तब ये पायरुवेट चेंज हो जाएगा किस चीज के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर, एंड 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन हमारी मसल्स में होती है। तो मसल्स में क्या रिएक्शन होगी, इसमें भी पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होगा पहले किस चीज में पायरुवेट का फॉर्मूला C3H4O3, ये पायरुवेट है। और पायरुवेट जो है वो हमारी मसल्स में, हाथ और पैरों की जो मसल्स है, लिम्ब मसल्स कहते हैं इसको, ठीक है, हमारी मसल्स में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कमी होगी तब ये चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3CHOHCOOH। ठीक है, काफ़ी लंबा सा फॉर्मूला है, आप चाहें तो याद करें वरना ना करें, क्योंकि ये NCERT में नहीं है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि पायरुवेट किस में चेंज हुआ, लैक्टिक एसिड, ठीक है, प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन हमारी मसल्स में होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे जो हाथ और पैरों की जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकती हैं, और उस केस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड के बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन की लैक में होती है और ये पहले वाली रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। ये दोनों के दोनों ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है which take place either in absence of oxygen or in lack of oxygen। अब आ जाते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जो कि हमारी सेल्स में होती है, डिफरेंट बॉडी की जो सेल्स है उसमें। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा किस चीज में, पायरुवेट में। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मोलिक्यूल बनेंगे।
अब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट है ये चेंज हो जाएगा CO2 एंड H2O में, एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी ग्लूकोज C6H12O6 पहले चेंज हुआ पायरुवेट में C3H4O3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी कौन से बॉडी पार्ट में, सेल्स में, सेल्स के भी किस ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ध्यान रखना कुछ बुक्स के अंदर इसको 36 ATP लिखा हुआ है, वो भी सही है क्योंकि इस रिएक्शन में 2 ATP ऑफ एनर्जी इज यूज्ड। ये रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए 2 ATP एनर्जी जो है वो 38 ATP में से खर्च हो जाएगी। तो जो नेट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 36 ATP। अगर आप 36 ATP लिखेंगे वो भी सही है, 38 लिखेंगे वो भी सही है। क्लियर सभी को, क्योंकि 2 ATP एनर्जी इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में यूज हो रही है। तो ये आपने एक तरह से ये पढ़ा कि किस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्लो चार्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच ग्लूकोज गेट ब्रेक्स डाउन, या व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन। ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। ग्लूकोज विल फर्स्ट चेंज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट का फॉर्मूला लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट हो गए इसके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल एंड 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP भी लिख लेना, जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है। और इसी तरह से इन आवर मसल्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। आप चाहें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लें, CH3CHOH COOH। इन दोनों केसेस में 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और थर्ड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 36 ATP या 38 ATP, कुछ भी लिखें। एंड प्रोडक्ट जो है वो है CO2 एंड H2। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच ग्लूकोज गेट ब्रेक्स डाउन। इसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको लैक्टिक एसिड के बारे में। ये लैक्टिक एसिड क्या है, और उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने ऑक्सीजन ली है अपने अंदर, ब्रीथिंग की है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पास आई है, तो वो हमारी मसल्स तक क्यों नहीं पहुंच रही। हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक में क्यों ब्रीथिंग करनी पड़ रही है। उसके पीछे रीजन है कि जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप सुबह उठे और आपके मन में ये आया कि आज तो जो है 4 किलोमीटर लंबी दौड़ लगा के आनी है, ठीक है। आपने दौड़ लगानी स्टार्ट की, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद ही आपके हाथ पैर थकने लगे, सांस चढ़ गया, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर से काम लिए जा रहे हैं, पूरा जोश भरा हुआ है आपके अंदर, फिर भी आप दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, फिर भी हमारी जो हाथ और पैरों की मसल्स है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और हमारा ब्रेन ये समझता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट के पास, लीवर के पास, लंग्स के पास, किडनी के पास ऑक्सीजन पहले जाएगी। ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो चुकी है, अब ऑक्सीजन हमारे हाथ और पैरों के पास बची खुची जाएगी, ठीक है। तो जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारे हाथ और पैरों की जो मसल्स है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उनसे काम लिए जा रहे हैं, तो ये मसल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, और उस केस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारे हाथ और पैरों की मसल्स में जमा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपने कर ली,
ठीक है, डिप्स मार लिए बहुत सारे, या बेंच प्रेस कर लिए, या जिम में जाके काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, या दौड़ लगा ली बहुत ज़्यादा, तो अगले दिन आपके हाथ और पैरों की मसल्स में बहुत दर्द होता है, बड़ा दर्द हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या जमा हो गया, लैक्टिक एसिड। जब तक हाथ और पैरों की मसल्स में वो लैक्टिक एसिड रहेगा, आपको टायर्डनेस एंड फैटिगनेस फील होगी, ठीक है। 3-4 दिनों के अंदर वो लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड में मिक्स होकर और यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, तब पर्सन को ठीक फील होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी एथलीट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा जो है एक तो अपनी बॉडी को शेक करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है, सारी बॉडी को हिलाएंगे इस तरह से। तो क्यों? ताकि जो लैक्टिक एसिड जमा हो गया है वो उस जगह से हट जाए, या मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, ताकि जो लैक्टिक एसिड जमा हो रखा है वो वहाँ से हट जाए, और वहाँ से हट के पहले किस में जाएगा, ब्लड में, उसके बाद ब्लड हमारी किडनी के पास जाएगा, किडनी लैक्टिक एसिड को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में टायर्डनेस लाता है। तो 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे। क्या इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू आवर मसल्स रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी मसल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्यों रेस्पिरेशन करती हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, ठीक है। सो ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीजन विल नॉट रीच टू आवर मसल्स, हमारी मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, एंड आवर मसल्स रेस्पायर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी फील क्रैम्प्स और टायर्डनेस आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स आपने महसूस किया होगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नस पे नस चढ़ गई। आपने देखा कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हम बिल्कुल हिल भी नहीं पाते, वो क्रैम्प्स होते हैं विगरस एक्सरसाइज के बाद, या हम अगर एकदम कोई बहुत भारी काम कर लें तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। उसके पीछे भी लैक्टिक एसिड का ही रीज़न होता है। क्वेश्चन था व्हाई डू वी फील क्रैम्प्स और टायर्डनेस आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। आंसर में हम लिखेंगे ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज आवर मसल्स रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, and in this process the end product is lactic acid. This lactic acid will deposit in our muscles and it will cause tiredness, fatigueness and cramps. तो ये सारी लैक्टिक एसिड की कहानी थी कि इसके हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये एक तरह का वेस्ट सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है, और इसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। ये एक तरह से पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद किडनी में जाएगा, और किडनी जो है उसको वेस्ट मटेरियल मान के यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये लैक्टिक एसिड के बारे में था। तो इस तरह से आपने जो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बोर्ड पर उसका एक इन दोनों में डिफरेंस जो है वो देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है।